पर मारपीट हुई है। तेज प्रताप के आवास में घुसने की कोशिश की गई और उनके आवास के पास पत्थरबाजी भी की गई है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव को जान से मारने तक की धमकी दी गई। युवा आरजेडी के उपाध्यक्ष सृजन स्वराज से मारपीट और इसके अलावा गौरव यादव नामक युवक पर यह आरोप लगाया गया है। पट्टा के सचिवालय थाना में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पट्टा से बता रहे हैं, जहां आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर पत्थरबाजी की गई, हमला किया गया और इतना ही नहीं, उनके घर में घुसने तक की कोशिश की गई है। और इस वक्त हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है तेज प्रताप यादव के आवास पर इस तरह जो पत्थरबाजी की बात सामने आई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये सुरक्षा का बड़ा मामला है और जिस ढंग से तेज प्रताप के आवास पे जो उपाध्यक्ष है युवा राजद के सृजन स्वराज, वो वहां पे मौजूद थे और किसी मामले को लेकर के जो आरोपित, जिस पर आरोप लगाया गया है गौरव, वो लगभग 1 दर्जन अपने साथियों के साथ आता है और वहां पे पत्थरबाजी होती है, दरवाजे पे लाठी डंडे चलाए जाते हैं और अंदर घुसने की कोशिश की जाती है। हालांकि सुरक्षा बलों ने तमाम लोगों को वहां से हटाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा होता है कि अचानक से इतने बड़े संख्या में अगर कोई वहां पहुंचता है और तेज प्रताप के आवाज पर तो सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जो युवा राजद के उपाध्यक्ष है, उन्होंने सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराया है, अपना आवेदन दिया। देखना होगा कि जो गौरव है उनके पृष्ठभूमि क्या है और क्या कार्रवाई होती है। रवि, क्या ये कोई पुराना मामला है जिसको लेकर जान से मारने तक की धमकी दी गई तेज प्रताप यादव को? क्या कोई पहले का विवाद है जिसका बदला अभी निकाला जा रहा? जी, जिस ढंग से जो जानकारियां मिल रही हैं उससे के मुताबिक जो आपसी विवाद है किसी बात को लेकर के, हालांकि खुल करके कोई भी जो है वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इन विवादों में माना जा रहा है कि कोई पुरानी जो विवाद है वो इस कदर आज बहस में बढ़ गई, जहां पे ये तमाम जो तस्वीरें जो हैं वो निकल करके सामने आई, जहां पे पत्थरबाजी से लेकर के लाठी डंडे भी चले। तो ये माना जा रहा है कि कोई पुराना विवाद है जो इस कदर बढ़ गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे थे, जहां तेज प्रताप यादव के आवास पर पत्थरबाजी की गई, उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई और फिलहाल इस पूरे मामले को सचिवालय थाना में केस दर्ज कराया गया है, जिसकी पूरी जांच की जा रही है। और आईपीएल में बिहार के एक और खिलाड़ी खेलेंगे। बिहार के अनुनय नारायण सिंह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। अनुनय को राजस्थान ने 20 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा है। आईपीएल में सेलेक्ट होने वाले बिहार क्रिकेट टीम के पहले खिलाड़ी अनुनय बन गए हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अनुनय ऑलराउंडर है और उन्होंने बिहार का एक बार फिर से मान सम्मान बढ़ाया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद अनुनय सिंह, आईपीएल में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ी, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुनय, पहले तो आपको आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बिहार का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, अपने आपको ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला है इतने बिग प्लेटफॉर्म पे अपने आप को शोकेस करने के लिए। तो बहुत लोग को इसका श्रेय जाता है, मेरे पेरेंट्स को, मेरे कोचेस को, मेरे जितने भी क्लोज वन है फ्रेंड्स, सबको। जी, और इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए आपने बड़ी कड़ी मेहनत की होगी, तब जाकर आज आपने इस तरह का मुकाम हासिल किया है। क्या किसी तरह की परेशानियां भी सामने आई? क्या आपको कभी इस तरह की बात फील हुई कि सरकार की तरफ से किसी तरह की कोशिश, किसी तरह की पहल खिलाड़ियों के लिए की जानी चाहिए? जी बिल्कुल, परेशानियां तो बहुत आई, मतलब सेक्रीफाइस भी काफी कुछ करना पड़ा, स्ट्रगल बहुत करना पड़ा लाइफ में, अप डाउन भी बहुत देखा मैंने, फेलियर्स ही देख रहा था मैं कंटिन्यूअस। तो उसके बाद जब मेरे को बिहार से मान्यता मिलने के बाद जब मेरे को मौका मिला खेलने के लिए बिहार से, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ये बिहार क्रिकेट संघ का भी, और साथ ही साथ जो मेरा जिला है वैशाली क्रिकेट संघ, उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को मौका दिया रणजी ट्रॉफी खेलने का, मुश्ताक अली खेलने का, जिसकी वजह से मैं आज राजस्थान रॉयल्स के टीम के साथ हूँ। अनुनय, क्रिकेट के प्रति आपका रुझान कब से शुरू हुआ? कब से आपको क्रिकेट में दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ी, और आपके कोच कौन हैं? जी
जी, मेरे कोच जो हैं वो ज्वाला सिंह हैं, जो मुंबई में रहते हैं, एंड वो कोच हैं। उसके बाद एएन शर्मा कोच हैं मेरे, मतलब कई सारे, मैं जहाँ जहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मेन जो मेरे हैं वो ज्वाला सिंह हैं, जो मुंबई में रहते हैं इस टाइम। जी, तो क्या बचपन से ही क्रिकेट के प्रति आपका प्रेम था और यही सोचा था कि क्रिकेटर ही बनना है? जी, हॉबी मेरी क्रिकेट में ही थी। जो पहले स्टार्टिंग मेरा जो था कि मेरे को इंस्पिरेशन मिला मेरे फादर से, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। जी, तो वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन लिया। उसके बाद एज अ हॉबी मैं पहले खेलता था क्रिकेट। उसके बाद फिर मैंने 10th के बाद मैंने इसको एज अ प्रोफेशन और एज अ करियर में इसको मैंने चूज किया कि नहीं, मेरे को इसी में आगे बढ़ना है। जी, तो वैशाली की आपने बात कही, वैशाली में ही आपने क्रिकेट का अभ्यास शुरू किया और आज इस मुकाम पर है। जी, पटना में मैं मोइनलक स्टेडियम में CAP एकेडमी से प्रैक्टिस करता हूँ, और वैशाली जो है हाजीपुर में, वहाँ भी एकेडमी है, वहाँ भी प्रैक्टिस करता हूँ। जी, तो मूल रूप से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उन्होंने मेरा वैशाली है, वैशाली। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह देश का, बिहार का नाम रोशन करते रहें, बिहार का मान सम्मान बढ़ाते रहें। वहीं समस्तीपुर के अनुकूल राय को आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। इससे पहले अनुकूल राय मुंबई इंडियंस पवेलियन के सदस्य थे। अनुकूल झारखंड से क्रिकेट खेलते हैं और अंडर 19 एशिया कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप सहित कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। अनुकूल राय ने समस्तीपुर के पटेल मैदान में ब्रजेश झा से क्रिकेट की कोचिंग ली और लगातार आगे बढ़ते चले गए। आईपीएल के ऑक्शन के दौरान आज समस्तीपुर के लाल अनुकूल का भी चयन नई टीम में किया गया है। 20 लाख में उन्हें खरीदा गया और ये समस्तीपुर के खिलाड़ी हैं। और हमारे साथ अनुकूल राय के शुरुआती कोच ब्रजेश भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आज जो ऑक्शन हुआ है क्या कहेंगे उस पर, कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी का दिन है कि नई टीम KKR उसको बेस प्राइस पे खरीदा है। सबसे बड़ा बात है कि इस क्लब से हम लोग को जो होप है कि उसको खेलने का मौका मिलेगा, और खेलने का मौका मिलेगा तो अपना जौहर दिखाने का भी उसको मौका मिलेगा। वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है और अच्छा प्लेयर है, बस उसको अभी तक आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे अपना चमक बिखेरने का मौका नहीं मिला था। हम लोग आशा करते हैं कि KKR के लिए बहुत ही उपयोगी प्लेयर साबित होगा इस साल। बहुत अच्छा लग रहा है, अनुकूल भी इस टाइप से खेल रहे हैं और इस बार उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए। और बहुत अच्छा हम लोग की होप है जो वो खेले, अच्छा स्कोर करे और इसी पटेल मैदान से आगे बढ़े और अंडर 19 के वो स्टार रहे और जिसके बाद लगातार मुंबई इंडियंस टीम से जुड़े रहे और इस बार नए टीम में उनका चयन हुआ है, उन्हें बेस प्राइस पर खरीदा गया है। तो निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करे, ये सबकी उम्मीद है और हम भी शुभकामना देते हैं कि KKR के साथ वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद बिहार तक आ पहुंचा है। मधेपुरा में सैकड़ों महिलाओं और छात्राओं ने प्रदर्शन किया और हिजाब को अपना अधिकार बताया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन्हें भड़का कौन रहा है? हिजाब की लड़ाई शुरू हुई कर्नाटक से और आप पहुंची है लगभग 2000 किलोमीटर दूर बिहार तक। पहले किशनगंज और अब मधेपुरा में प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में मधेपुरा में छात्राओं और महिलाओं ने जुलूस निकाली। विरोध हिजाब पर लगे बैन को लेकर है। विवाद अदालत में है, लेकिन कुछ संगठन इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। पहले सुनिए प्रदर्शन करने वाली महिलाओं और छात्राओं का क्या कहना है। ये प्रोटेस्ट हम लोग अभी हाल में ये जो कांड हुआ है मुस्कान खान कर्नाटका की एक स्टूडेंट के साथ, उसके सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट हम लोग निकाले। रह गई बात हिजाब, वहाँ की गवर्नमेंट हिजाब पे रोक लगा रही है, जिस चीज को हम लोग नहीं मान सकते, इसलिए ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोगों को चाहते हैं कि हिजाब हम लोग का इज्जत है। हम लोग मतलब कि शुरू से ही क्या हमारे पूर्वजों से ही हम लोग का हिजाब चलाया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का कभी हिजाब हटे ही नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी हिजाब है, हमारी इज्जत है। प्रदर्शन जिला मुख्यालय के मस्जिद चौक के पास किया गया। सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने हिजाब पहनकर मानव श्रृंखला बनाई और हिजाब के समर्थन में नारे लगाए।
प्रदर्शन में शामिल महिलाएं हिजाब को अपनी पहचान बताने से भी पीछे नहीं रहीं। मुझे लगता है हिजाब एक पर्दा जैसे एक फोन है, फोन के जैसे ये फोन का कवर होता है, उस तरह हम लड़कियां के लिए हिजाब एक कवर है, हमें सेफ्टी है, हमें डस्टबिन से बचाता है। अदरवाइज हमारा ये पहचान है हिजाब, और हमें हिजाब पहनना अच्छा लगता है। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जो पाबंदी लगा रखी है, उसका विरोध कर्नाटक से ज्यादा दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। विरोध की आज बिहार पहुंची, पहले किशनगंज और फिर मधेपुरा में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। इसे सियासी रंग भी दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही लालू यादव ने इसे सिविल वॉर तक कह दिया था। ये हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की जो है उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव से चुनाव की बात नहीं है, ये बात समझिए। ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेज की बच्चियों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि जब नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, जब नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो फिर हिजाब पर इतनी बहस क्यों? समझना मुश्किल नहीं कि क्यों हिजाब के मुद्दे को हवा दी जा रही है। इसके पीछे कौन है, क्यों है, यह भी समझना मुश्किल नहीं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि भारत के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों पर नियम क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आर्टिकल 19(2) अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगाने की छूट सरकार को देता है। संप्रभुता, अखंडता के हितों के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़काना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। तो ऐसे में धर्म की आड़ में शिक्षा को लेकर किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर जाना, विरोध प्रदर्शन करना और बेवजह उन महिलाओं और छात्रों को भी आंदोलन का हिस्सा बनाना कहां तक उचित है? न्यूज 18 के लिए किशनगंज से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने गोपालगंज में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगातार वारदातों को अंजाम देकर अपराधी चुनौती दे रहे हैं, वहीं प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। मंत्री सीएसपी संचालक रामनारायण सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जिनकी अपराधियों ने 11 फरवरी को हत्या कर दी थी और 5.25 लाख रुपए भी लूट लिए थे। अपराधियों का कहीं न कहीं मनोबल को तोड़ने के लिए प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कहीं न कहीं प्रशासन का रवैया जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होनी चाहिए, कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जिस तरह से चौक चौराहे पर आए दिन आम लोगों को घटना का अंजाम अपराधियों ने दे रहा है, कहीं न कहीं ये सरकार के और जनप्रतिनिधियों को चुनौती। और 13 फरवरी यानी कि आज पूरी दुनिया में रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। रेडियो के शौकीन लोगों के लिए ये एक बड़ा दिन होता है, जब रेडियो के इतिहास से लोग रूबरू होते हैं और बदलते समय के साथ रेडियो को भी बदलते स्वरूप के साथ महसूस करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप 10 से प्रादेशिक समाचार सुनिए। किसी जमाने में ये शब्द, ये वाक्य गांव-गांव तक गूंजते थे। लोगों को इंतजार रहता था शाम के 7:30 बजने का, जब रेडियो पर प्रादेशिक समाचार शुरू हों और वो देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो सके। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। पहले टीवी ने रेडियो को रिप्लेस किया और अब डिजिटल मीडिया ने लोगों के मोबाइल पर सारी जानकारी सुलभ करा दी। लेकिन जिन लोगों ने उस दौर को जिया है, वो आज भी रेडियो के महत्व को महसूस करते हैं।
बचपन में अनंत कुमार जी को समाचार सुनते थे, वो एकदम बिल्कुल लगता था समय ठहर गया है, एक एक आवाज़, एक एक शब्द झंझनाहट पैदा करती थी कान में। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग में वही बात थी, तो हम लोग यही पढ़ते थे और आज भी आवाज़ कानों में गूंजती है। ये आकाशवाणी पटना है, अब आप अनंत कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ये जो आवाज़ थी, ये टोन था, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं हमने उसकी नकल की होगी। बिहार में रेडियो सुनने वालों में ऐसा शायद ही कोई हो जिसने बद्री प्रसाद यादव को समाचार पढ़ते या क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए नहीं सुना होगा। अस्सी साल के बद्री प्रसाद यादव रेडियो के सुनहरे दौर को याद करते हुए बताते हैं कि लोग इंतजार करते थे अपनी अपनी पसंद की खबर सुनने के लिए, लेकिन बदलते समय के साथ साथ रेडियो में भी काफी बदलाव आया है। उस समय और अब का जो प्रसारण होता है, आसमान जमीन का अंतर है। अब इस वजह से कि एक तो नई चीज़ हो गई रेडियो, टेलीविज़न, ये दूरदर्शन बहुत कम, न कि अगावर बड़े बड़े टाउन में हो सकता है दूरदर्शन ना होगा, लेकिन पटना में उस समय बिल्कुल नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखिएगा तो रेडियो की लिस्टिंग बहुत ज़्यादा थी और लोग उसको ऑथेंटिक मानते भी थे, आज भी। रेडियो उद्घोषक ध्रुव कुमार कहते हैं कि रेडियो की प्रासंगिकता कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। आज भी रेडियो की अपनी अलग पहचान बनी हुई है। हाँ, थोड़ा रंग बदल गया है, लोग अब रेडियो को अपने मोबाइल में रखकर गाने सुनते हैं। तो आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि अब रेडियो का जो रूप है वो मनोरंजन पे ज़्यादा ध्यान है। एफएम मनोरंजन पे है, प्राइवेट सेक्टर में रेडियो गया है। हालांकि कुछ शर्तें, उनको भी समाचार की इजाज़त नहीं मिली है, जैसे न्यूज़ चैनल्स को है, टेलीविज़न के रेडियो चैनल्स को नहीं है। हालांकि बहुत दिनों से मांग हो रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इजाज़त मिल जाए और एक बड़ा सेक्टर, न्यूज़ सेक्टर रेडियो में जब होगा तो रोजगार के अवसर भी बनेंगे। बदलते समय के साथ रेडियो भी बदल रहा है, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उसके मुकाबले रेडियो की रफ्तार शायद थोड़ी धीमी रह गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। वहीं कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की तीसरी बरसी की पूर्व संध्या पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पटना में तिरंगा यात्रा निकाली। माल सलामी से शहीद भगत सिंह चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं उनकी शहादत को भी याद किया गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले में 45 जवान शहीद हो गए थे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।